कहा जाता है कि सभी युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध इसलिए भी लड़े जाते हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि कोई युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ था, अंत तक डटा हुआ था। इसी तरह का एक युद्ध लड़ रही हैं ईरान की एक महिला नरगिस मोहम्मदी, और इनके प्रयासों को देखते हुए, इनके प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए अब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के संघर्षों की बात करेंगे, किस तरह का काम कर रही हैं, किन लोगों की वकालत कर रही हैं। इन्हीं तमाम बिंदुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नरगिस मोहम्मदी कौन है। इसके अलावा ईरान में जो हिजाब आंदोलन हुए थे उनके भी एक बैकग्राउंड को समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी तक किन लोगों को 2023 में किन विषयों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है आप इसे मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 से जोड़कर देख सकते हैं। ये विषय आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नरगिस मोहम्मदी कौन है, उन्हें क्यों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो नरगिस मोहम्मदी मुख्य तौर पर ईरान की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि मुख्य तौर पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ती रही है। वो मुख्य तौर पर महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, मानवाधिकारों की बात करती हैं, लोकतंत्र की वकालत करती हैं, ईरान में डेमोक्रेसी लाने की बात करती हैं। इसके अलावा ईरान में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है और लगातार अपने शुरुआती दिनों से ही संघर्ष करती रही हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के परिवार से भी आती हैं, उनके परिवार में कई लोग इस पूरी गतिविधि से शामिल रहे थे। उनकी जो मदर थी वो भी इस पूरी गतिविधि से जुड़ी रही थी, उनके पिता भी इससे जुड़े रहे थे, उनके जो हस्बैंड थे वो भी जुड़े रहे थे और उनके हस्बैंड वर्तमान समय में एग्जाइल में रह रहे हैं, फ्रांस में रहते हैं वर्तमान समय में अपने परिवार के साथ। और ये जो है ये वर्तमान समय में ईरान की जेल में बंद है, जिन्हें 2021 में जेल में कैद किया गया था। ये पहली बार साल 2011 में जेल में गई थी, जब ये मुख्य तौर पर जेल में कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन कैदियों को कैद किया गया था, उनकी वकालत कर रही थी, उनके परिवारों की सहायता कर रही थी। और ये काम करने के लिए पहली बार इन्हें साल 2011 में जेल भेजा गया था और साल 2011 के बाद से अब तक तकरीबन 13 बार इन्हें जेल भेजा जा चुका है और इन तमाम मामलों में इन्हें 31 साल की सजा हुई है। तो आप देख सकते हैं एक महिला कार्यकर्ता है, उसको कितनी ज्यादा सजा प्रदान की गई है। जो हालिया मामला है वो साल 2021 का है। साल 2021 में इन्हें जेल में बंद किया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। सरकार विरोधी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें जेल में बंद किया गया था और वहां पर भी जेल में रहते हुए भी वो लगातार जेल में जो राजनीतिक कैदी मौजूद हैं उनका सरकार द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ जो गलत व्यवहार होता है, जो दुर्व्यवहार होता है, उस दुर्व्यवहार को लेकर भी लगातार ये सवाल उठाती रही हैं। और आपको याद होगा कि बीते दिनों ईरान में महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिनको हम ईरान हिजाब प्रदर्शन भी बोल सकते हैं। इसके दौरान भी, इन प्रदर्शनों के दौरान भी इन्होंने जेल में रहकर बहुत सारा काम किया था। जेल में जो तमाम कैदी मौजूद थे, जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे, उनका एक नेटवर्क बनाया था, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की थी और उन्हें एकजुट करने की कोशिश की थी। और उन्हीं के तमाम प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए अब नोबेल कमेटी की ओर से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि ये कोई पहला पुरस्कार नहीं है जो उन्हें मिला है। इससे पहले भी उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनके पुरस्कारों की बात करें तो जैसे उन्हें साल 2009 में अलेक्जेंडर लैंगर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि मुख्य तौर पर जर्नलिज्म और जो सोशल एक्टिविज्म होता है उसके लिए दिया जाता है। ये जो थे ये इटली के एक पत्रकार थे, तो इनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये पुरस्कार इन्हें साल 2009 में मिला था। इसके अलावा इन्हें हाल ही में 2023 में यूनेस्को का भी एक प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये भी विशेष बात है, जिसको हम ऑल्फो पॉल्मे पुरस्कार भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी एक किताब है, किताब का नाम है वाइट टॉर्चर इंटरव्यूज विद द ईरानियन वुमेन प्रिजनर्स। तो ये इस नाम की किताब है, जिस किताब में मुख्य तौर पर
इन्होंने अपने ईरान में जो महिलाएं रहती हैं, ईरान की जेलों में महिलाएं हैं, उनका किस तरह का अनुभव रहा है, उनका उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, उसको इन्होंने किताब की एक शक्ल दी है। और किताब का नाम है वाइट टॉर्चर, इंटरव्यूज विद द ईरानियन वुमेन प्रिजनर्स। तो इस किताब को भी बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो मोहम्मदी हैं, ये शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली दुनिया की 19वीं महिला है। और ईरान की बात करें तो ईरान में ये दूसरी महिला है जिन्हें शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे पहले साल 2003 में शिरीन इबादी नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये तो इस पुरस्कार की बात हुई, इनके परिचय की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पर अभी हाल ही में ईरान हिजाब आंदोलन की बात की थी, तो एक बार उस आंदोलन पर भी थोड़ा संक्षेप में उस आंदोलन को भी समझ लेते हैं। तो अगर आप ईरान के नियमों कानूनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो नियमित परिधान है, उसके साथ साथ महिलाओं को हिजाब या फिर हेड स्कार्फ पहनने को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। यानी कि महिलाओं के लिए अनिवार्य है कि वो अपने नियमित कपड़ों के साथ साथ हिजाब भी पहनेंगी, अपने सर को भी ढकेंगी। तो इस तरह के जो नियम है ये ईरान में बहुत सख्ती से लागू किए जाते हैं। और ये मुख्य तौर पर ईरान में धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। और इसको लागू करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईरान में अलग से एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, एक पुलिस सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम का नाम है मोरालिटी पुलिस। और मोरालिटी पुलिस मुख्य तौर पर ईरान में जो नियम बनाए गए हैं, धर्मों को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, संस्कृति को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को लागू करने का काम करती है। तो ये मुख्य तौर पर ईरान की मोरालिटी पुलिस हुई। और जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इन नियमों का उल्लंघन करती है, उस महिला को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है। और सजा कौन देता है? तो उसकी गिरफ्तारी करती है ये मोरालिटी पुलिस। और ऐसा ही कुछ मामला हमें साल 2022 में देखने को मिला था, जब 22 वर्षीय एक महिला थी, महसा अमीनी, इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, हिजाब नहीं पहना था। और इसी मामले में मोरालिटी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इतना ज़्यादा उनका उत्पीड़न हुआ, इतनी ज़्यादा बर्बरता अपनाई गई उनके साथ, कि अंततः उनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु की वजह से ईरान में बहुत व्यापक स्तर पर आंदोलन देखने को मिले थे। और ये आंदोलन मुख्य तौर पर हिजाब के खिलाफ थे, ये आंदोलन मुख्य तौर पर सरकार के खिलाफ थे, ये आंदोलन मुख्य तौर पर लोकतंत्र न लागू करने के खिलाफ थे। और ये आंदोलन केवल ईरान तक सीमित नहीं रहे थे, दुनिया के बहुत सारे देशों में हमें इस तरह के आंदोलन देखने को मिले थे। हालांकि ईरान की सरकार की ओर से इन आंदोलनों को दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, बहुत लोगों पर बर्बरता अपनाई गई, बहुत ज़्यादा क्रूर तरीके अपनाए गए इन आंदोलनों को दबाने के लिए। सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल किया गया, लोगों की पहचान की गई, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें सज़ा दी गई। तो इस आधार पर अब ये जो आंदोलन है ईरान में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी आंदोलन जो है लगातार जारी है, लेकिन उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रह गया जितना पहले था। तो ऐसे में जब नोबेल समिति की ओर से एक महिला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो ज़ाहिर तौर पर ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर, इसके अलावा राजनीतिक कैदियों के अधिकारों को लेकर, लोकतंत्र को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को और ज़्यादा बल मिलेगा, उन प्रयासों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, और वो प्रयास और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे। तो ऐसे में ईरान में कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र लाने का जो प्रयास है, वो प्रयास और ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई, हमने हिजाब आंदोलन को समझ लिया। अब हम अंत में इस बार साल 2023 में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनकी भी एक बार सूची देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि उन्हें किस लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से जो सबसे पहला पुरस्कार था वो मेडिसिन के लिए दिया गया था। और मेडिसिन के लिए जो पुरस्कार है ये 2 लोगों को मिला। इसमें पहले व्यक्ति थे कैटलीना कैरियोका और दूसरे व्यक्ति थे एड्रयू वाइसमैन। तो इन दोनों लोगों को जो पुरस्कार मिला था, वो पुरस्कार मुख्य तौर पर mRNA इस पर रिसर्च करने के लिए दिया गया था। तो इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको सर्च करके देख सकते हैं। जो करंट न्यूज़ का प्रोग्राम है, जो न्यूज़पेपर वाला प्रोग्राम है, उसमें भी हमने इनको डिस्कस किया था कि mRNA क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। इन्होंने जिन 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने क्या भूमिका अदा की थी, इस पर हमने विस्तार से बात की है। इसके अलावा जो दूसरा पुरस्कार है वो फिजिक्स को लेकर दिया गया है, भौतिकी को लेकर दिया गया है। ये पुरस्कार मुख्यतः 3 लोगों को दिया गया है और ये पुरस्कार इस बार फिजिक्स में
आपको जो पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार मुख्य तौर पर एटो सेकंड में जो पल्स एमिट होती है, उसको लेकर रिसर्च करने को दिया गया है। इलेक्ट्रॉन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए दिया गया है। इस पर भी हमने विस्तार से बात की है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पुरस्कार था वो केमिस्ट्री को लेकर दिया गया था, और केमिस्ट्री का जो पुरस्कार था वो मुख्य तौर पर क्वांटम डॉट की अवधारणा को लेकर दिया गया था। इस पर भी हमने बात की थी, आप समझ सकते हैं वहाँ से। फिर इसके बाद लिटरेचर का पुरस्कार है, जो कि नॉर्वे के राइटर हैं जॉन फॉसे, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिर अंत में आता है पीस प्राइज, जो कि मिला है नरगिस मोहम्मदी को। तो ये हमने तमाम लोगों की बात की जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में अगर आपको विस्तार से पढ़ना है, मेडिसिन के बारे में, फिजिक्स के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में, तो हमारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनमें बहुत विस्तार से इन तमाम विषयों पर बात की गई है। तो ये तो नोबेल पुरस्कारों की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल को भी देख लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही किताब व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यूज विद द ईरानियन वुमेन प्रिजनर्स किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, या ऑप्शन डी शिरीन एबादी। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।